डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 प्रदूषण के अंतर्गत प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन परत का नाश किस प्रकार प्रभाव डालता है, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि किस प्रकार हो रही है और अम्लीय वर्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रदूषण और प्रदूषक क्या है। प्रदूषण अर्थात पोल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ होता है परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। अर्थात परिसंस्था को हानि पहुंचाने वाले कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो वातावरण रहता है वह दूषित हो जाता है और प्रदूषण निर्मित होता है। प्रदूषक यानी परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर हानिकारक परिणाम डालने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक प्रदूषण नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक जो है वे नष्ट नहीं होते हैं। अब देखते हैं प्रदूषण का पहला प्रकार वायु प्रदूषण अर्थात एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण का अर्थ है विषैली गैसें, धुआं, धूल के कण, सूक्ष्म जीव आदि हानिकारक पदार्थों के कारण हवा में जो प्रदूषण फैलता है उसे ही वायु प्रदूषण कहा गया है। जैसे कि चित्र में आपको विविध घटक दिखाई दे रहे हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, जिसमें पहला चित्र है जंगलों में लगने वाला आग, दूसरा है ज्वालामुखी और तीसरा है वाहनों से निकलने वाला धुआं। आदि कारणों के कारण वायु का जो प्रदूषण है वो निर्मित होता है। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के दो कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण में जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी से विस्फोट से गैस रूपी तथा द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अनेक वाष्प के धूल कण आदि का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण वातावरण दूषित होता है। दूसरा जो प्राकृतिक कारण है भूकंप, जिसके कारण भूगर्भ से विषैली गैसें तथा पानी की वाष्प का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है जो कि हवा में मिश्रित होती है। तीसरा जो प्राकृतिक कारण है वो है रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी, जिसके कारण धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण कई सारे वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। उसके बाद आता है दानावल। दानावल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि विषैले धुएं वातावरण में मिलते हैं और जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। पांचवा जो कारण है वो है सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण। उदाहरण के तौर पर गाजर घास और कुछ जीवाणु और कवकों के जो बीजाणु हैं वो हवा में मिश्रित होने के कारण कई सारा वायु प्रदूषण होते हैं, जिसके कारण त्वचा पे अनेक प्रकार के एलर्जी हमें दिखाई देती है। मानव निर्मित कारणों में पहला जो कारण है वो है ईंधनों का उपयोग। ईंधनों के उपयोग में पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होते हैं, जिससे कई विषैली गैसों का निर्माण होता है। दूसरा जो मानव निर्मित कारण है वो है औद्योगिकीकरण। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है और सल्फर की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होता है। तीसरा जो मानव निर्मित कारण है वो है परमाणु ऊर्जा और परमाणु विस्फोट। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम इन तत्वों के उपयोग के कारण जो विकिरण होते हैं उनका उत्सर्जन होता है और हवा का प्रदूषण जो है वह अत्यधिक मात्रा में होता है। अब देखते हैं हवा के प्रदूषण के स्रोत और उनके क्या परिणाम होते हैं। हवा के प्रदूषक में पहला जो प्रदूषक है वह है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कारखाने से जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उन कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, जिससे आँखों में जलन, श्वसन मार्ग में जलन और अतिरिक्त कफ की निर्मित, खांसी, थकान इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा जो प्रदूषक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों और कारखानों के धुएं में पाई जाती है और जिससे रक्त में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम होती जाती है। तीसरा जो हवा का प्रदूषक है वह है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो कि वाहनों के धुओं से निर्मित होता है और फेफड़े और श्वसन मार्ग में रुकावट पैदा करता है। चौथा जो है प्रदूषक वह है हवा में मिश्रित सूक्ष्म कण, जैसे उद्योग और वाहनों के धुओं में पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के श्वसन रोग होते हैं। पांचवा है धूल के कण, जो उद्योग और वाहनों के धुओं से ही निर्मित होते हैं और जिससे सिलिकोसिस नामक बीमारी फेफड़ों में होती जाती है और धीरे धीरे जो फेफड़े हैं वह श्वसन के लिए कमज़ोर होते जाते हैं। छठवां जो प्रदूषक है वह है कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशकों की निर्मित और उपयोग के कारण भी कई प्रकार के जो बीमारियां हैं और दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु और मानसिक बीमारियों का जन्म होता है। सातवां प्रदूषक है मीथेन, जो कि कारखानों से निकलने वाले रिसाव के कारण होती है, जिसके कारण त्वचा का कैंसर, त्वचा के रोग, दमा, श्वसन संस्थान के विकार आदि अनेक बीमारियों का जन्म होता है। इस प्रकार हवा के जो प्रदूषक है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनके स्रोत भी अलग अलग है और उनके परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणियों पर क्या परिणाम होता है। हवा प्रदूषण का वनस्पतियों पर परिणाम देखते हैं तो उनके प्रदूषण के कारण वनस्पतियों के जो पर्णरंध्र होते हैं, जो कि पत्तियों के निचले भाग में पाए जाते हैं, वे बंद हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी धीमी हो जाती है और वनस्पति की वृद्धियों में रुकावट, पत्तियों का गिरना और पत्तियों का पीला पड़ना आदि अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। प्राणियों में हवा प्रदूषण के या वायु प्रदूषण के श्वसन पर विपरीत परिणाम होता है, अर्थात श्वसन संस्थान ही सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित होता है और इसके अलावा आँखों में जलन और कई मानसिक बीमारियां भी हवा प्रदूषण के कारण दिखाई देती है। अब देखते हैं हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम। उसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन परत का नाश। ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है या पराबैंगनी किरणें होती है वो ओजोन गैस की सतह पर पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती है। लेकिन अब इस ओजोन परत के जो परत का जो क्षय हो रहा है उसके कारण कई सारे खतरे उत्पन्न होते जा रहे हैं, जैसे कि हरित गृह प्रभाव और अम्लीय वर्षा। ये जो खतरे हैं वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। देखते हैं हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में होने के बावजूद भी वह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात हरित गृह प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC भी पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा को रोक कर रखती है। एकत्रित रूप से इन्हें ही हरित गृह गैसें कहते हैं। बढ़ते हुए हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है और उसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर फसलों का उत्पादन, वन्य जीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनग और हिम नदियाँ पिघलकर समुद्री जल स्तर में वृद्धि दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी के पृष्ठभाग से अवशोषित होती है और यहाँ पर जो इंफ्रारेड जो अवरक्त उत्सर्जन होता है या पराबैंगनी जो किरणें होती है वह ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण पृथ्वी तक पहुँच पाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। दूसरा है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। कोयला, लकड़ी, खनिज तेल जैसे ईंधनों के ज्वलन से सल्फर और नाइट्रोजन इनके ऑक्साइड्स वातावरण में मुक्त होते हैं। ये वर्षा के पानी में मिश्रित होते हैं और उससे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है और ये अम्ल धुएं, वर्षा की बूंदों,
अथवा हिमकणों में मिश्रित होकर वर्षा अथवा बर्फवृष्टि होती है और उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा सजीवों पर कई सारे प्रभाव डालती है। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी इनसे निर्मित होने वाले जो अम्ल है वह वर्षा के जल में मिश्रित होकर अम्लीय वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आते हैं, जो प्राणी और वनस्पतियों को हानि पहुंचा सकते हैं। अब देखते हैं हम इस अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के क्या परिणाम हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की और संग्रहित पानी की अम्लता में वृद्धि होती है। इमारतों, ऐतिहासिक धरोहर, पुल और धातुओं की मूर्ति और का आदि का क्षरण भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि ताजमहल जो है एक जीता जागता उदाहरण है कि मथुरा का जो तेल शोधक कारखाना है उससे निकलने वाली जो गैसेस होती हैं उसके कारण वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है और उस अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। अम्लीय पर्जन्य अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तथा जलाशयों तथा जल वाहिनियों का पानी भी अम्लयुक्त होने के कारण पेयजल में मिक्स होकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। अब देखते हैं हवा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में और अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्रों का उपयोग करना अनिवार्य है, जैसे उदाहरण के तौर पर निरोधक यंत्र या छन्नक यंत्र यानी फिल्टर्स का उपयोग करना आवश्यक होता है। दूसरा है, शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित तरीके से निपटारा करना चाहिए। तीसरा है, परमाणु निरीक्षण, रासायनिक हथियार इनके उपयोग पर नियंत्रण रखना है। चौथा है, CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन निर्मित पर जो है वो प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, जिसके कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार हमने वायु प्रदूषण के जो स्रोत है उसके परिणाम और उससे होने वाले अम्लीय वर्षा और हरितगृह प्रभाव को समझा। थैंक यू।